गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीयूष शर्मा। आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट है हमारा साइंस। इससे पिछली वीडियो में मैंने जो आपको बताया था वो लेसन नंबर 2 था और जो केमिस्ट्री से रिलेटेड था, जिसका नाम था हमारा एसिड बेस एंड साल्ट्स, अम्ल क्षार और लवण। आई होप वो आपको लेसन समझ में आया होगा। आज मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ वो लेसन नंबर 3 लेकर आया हूँ, जो हमारा केमिस्ट्री का लेसन है और इस लेसन का नाम है धातु एवं अधातु, मेटल और नॉन मेटल। अब बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो आपको बहुत प्रकार की धातुएं और अधातुएं दिखेंगी। क्या मतलब? अगर मैं आपको बोलूँ बच्चों लोहा, बच्चों एक धातु है, ठीक। मैं बोलूँ चांदी एक धातु है, मैं बोलूँ तांबा एक धातु है। अब मैं बात करूँ अधातु की, अगर मैं बोलूँ लकड़ी तो क्या है, वो एक अधातु है। अगर मैं बात करूँ गैस की, चाहे वो कैसी भी गैस है, चाहे वो हमारे घर में यूज़ होने वाली एलपीजी गैस है या ऑटो में यूज़ होने वाली सीएनजी गैस है, ठीक है, या एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या आर्गन है या अदर गैस है, जो भी गैसें हैं वो सारी क्या है, हमारी अधातु हैं, मतलब नॉन मेटल है, ठीक। तो ये जो लेसन है ये हमारा धातु और अधातु के ऊपर है। आइए अब देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, धातु। अब धातु में अगर मैं बात करूँ तो धातु के लिए मैंने आपको किस किस का एग्जाम्पल दिया था बच्चों? लोहे का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, कॉपर का एग्जाम्पल दिया था, जिंक का एग्जाम्पल दिया, एल्युमिनियम का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं और सिल्वर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आइए अभी देखते हैं कि इनके प्रतिक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने आप बोला बच्चों आपको लोहा, ठीक, इसका प्रतिक्षण होता है बच्चों Fe, ठीक, आयरन। उसके बाद मैंने आपको बताया बच्चों कॉपर, ये भी क्या है, एक धातु है, करेक्ट, ठीक। कॉपर का जो प्रतिक्षण होता है बच्चों वो Cu होता है, करेक्ट। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बोला एल्यूमिनियम, इसका जो प्रतिक्षण होता है सिंबल वो होता है Al। उसके बाद बच्चों मैंने लिया सोडियम, ठीक, सोडियम का प्रतिक्षण होता है बच्चों Na। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो सोडियम है ये ऐसी धातु होती है, इतनी मुलायम होती है कि जो चक्कू से भी काटी जा सकती है, लाइक बनाना, ठीक। एक ऐसी धातु जिसके बारे में यहाँ पे नाम लिखने जा रहा हूँ, वो रूम टेम्परेचर पारा, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से मरकरी भी, करेक्ट। इसका जो सिंबल होता है वो होता है Hg, प्रतिक्षण। ये ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में होती है, मतलब तरल अवस्था में होती है। आपने और जो धातुएं जो मैंने नाम लिखे हैं, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सॉलिड अवस्था में होती हैं, ये रूम टेम्परेचर पर। लेकिन जो हमारी पारा है, जो मरकरी है, ये क्या है, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है। और जो मैंने इससे पहले बताया सोडियम, ये एक ऐसी मेटल है, एक ऐसी धातु है जो कि क्या, चक्कू से आसानी से, चाकू से हम इसको काट सकते हैं, लाइक बनाना, ठीक, करेक्ट। अब तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ भी ये धातुएं हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इनके अंदर जो क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले मैं बताऊँ बच्चों, कोई भी धातु अगर मैं लूँ तो उसके अंदर खुद एक चमक होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, धात्विक चमक। सबसे पहला जो गुण है, ठीक है, धातुओं का जो सबसे पहला गुण है वो क्या है, धात्विक चमक। अब धात्विक चमक का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर मैं आपको बोलूं कि लोहे की वस्तु है या एल्युमिनियम है या कॉपर है, ठीक है, इनमें खुद की एक शाइन होगी, मतलब ये चमकदार होंगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या इसको हम बोलेंगे धात्विक चमक, हम इसको बोलते हैं। अब मैं इसका दूसरा मैं आपको बताऊं, दूसरा इसका क्या गुणधर्म है। इसका जो सेकंड गुणधर्म है वो है बच्चों आघात वर्ध्यता। क्या है बच्चों? आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता का मतलब ये होता है कि अगर मैं हैमर के द्वारा, हथौड़े से अगर किसी भी वस्तु को पीटता हूँ और पीटने के बाद उसकी एक चादर बना दूँ, क्या समझे, हथौड़े द्वारा अगर मैं किसी भी एक वस्तु को जो कि क्या है, मेटल है, लाइक आयरन, लाइक सिल्वर, लाइक जिंक, लाइक कॉपर, ये जितनी भी वस्तुएं हैं, इनको अगर मैं हथौड़े से पीट के इनको एक चादर के रूप में इनकी एक शेप अगर उसको चेंज कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, वो कौन सा गुण कहलाएगा हमें धातु का बच्चों? आघात वर्ध्यता। इसलिए हम क्या बोलते हैं, अगर आप एक धातु के टुकड़े पे अगर एक आप चोट मारोगे, मतलब एक आघात दोगे, किससे, हैमर से, हथौड़े से, तो वही चीज निकल के आती है क्या, आघात वर्ध्यता। तीसरा जो गुणधर्म है बच्चों वो है इसका तन्यता। तन्यता मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी। इसके बारे में अगर मैं बताऊं कि अगर मैं ये आपको बोलूं कि मेरे पास एक ऐसी मेटल है जो प्रकृति में, जो नेचर में फ्री पाई जाती है, मतलब स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, लाइक सोना,
चांदी। ठीक, ये दो ऐसी मेटल है मेरे पास, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है बच्चों AU होता है, इसका होता है AG। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए 9th स्टैंडर्ड से ही, मतलब 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद आपको कोई भी नहीं सिखाएगा कि इनके प्रतीक चिन्ह क्या हैं। तो मैंने क्या बोला, तन्यता, एग्जाम्पल क्या लिया, सोना, गोल्ड और चांदी, सिल्वर। ये दो धातुएं ऐसी होती हैं जो सबसे ज़्यादा तन्यता होती हैं, सबसे ज़्यादा इंटेंसिव होती हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने क्या करा कि सोने का 1 ग्राम तार लेके उसको मैंने खींचना स्टार्ट कर दिया, क्या मतलब उसको तार के रूप में परिवर्तित करना स्टार्ट कर दिया। और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन आता है कि 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तन्यता या सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी है हमारी, सोना। आपने देखा होगा कि जितने भी ज्वेलर्स होते हैं, जितने भी सुनार होते हैं, उनके पास जो भी नेकलेस होते हैं, उनकी जो बहुत ही माइन्यूट डिज़ाइनिंग होती है, बहुत ही छोटी छोटी डिज़ाइनिंग होती है, वो किसके कारण होती है। अगर इस सोने के अंदर अगर तन्यता नहीं होती, इंटेंसिटी नहीं होती, तो क्या हम इस 1 ग्राम सोने के टुकड़े से क्या 2 किलोमीटर लंबा तार बना पाते, नहीं बना पाते। और नहीं बना पाते तो हम उसमें छोटी छोटी जो डिज़ाइनिंग है वो नहीं कर पाते। तो मैंने क्या बताया आपको, इसके सबसे पहले बताया धात्विक गुण, मतलब धात्विक चमक। मेटल के अंदर अपनी एक शाइन होती है, आधात वर्ध्यता, उसको हम हथौड़े से पीट पीट के एक चादर के रूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम गेट बनाते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया तन्यता, कि किसी भी मेटल्स को मैं अगर उसका एक लंबा सा तार बनाऊं तो उसको किस तरीके से बनाऊंगा। जैसे मैं आपको बोलूं हमारे घर में इलेक्ट्रिक वायर यूज होते हैं, उसमें कौन सा तार होता है ज़्यादा अच्छा, तो किसका होता है वो, कॉपर का। और सेकंड नंबर पे क्या आता है, एल्युमिनियम का। उनका हम तार बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तन्यता धातु कौन सी है, सोना। ठीक, अब मैं जो बात करूँगा वो उसमें आगे बात करूँगा कि आगे क्या है ये। बच्चों अभी जो मैंने आपको बताया वो धातु के बारे में बताया था, मेटल के बारे में। अब जो इसका सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारा अधातु। आइए देखते हैं अधातु, जिसको हम बोलते हैं बच्चे नॉन मेटल। अब मैं आपको बता दूं एक चीज सबसे पहले, अभी जो मैंने आपको इसमें प्रॉपर्टी बताई थी या किस तरीके से हम पहचानेंगे कि नॉन मेटल्स क्या होता है, आपको मैं सबसे पहले बताऊं बच्चों, जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जो हमने नॉन मेटल्स को एक अलग स्थान दिया है वो किस आधार पे दिया है, एक स्टैंडर्ड ऊपर बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे ही वीडियो हाई स्कूल की है, कि अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। ध्यान रखना, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और धातुएं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, मतलब त्यागती हैं। ये सबसे अच्छा बेस है एज ए प्रैक्टिकली, एज ए साइंटिफिकली, ये सबसे अच्छा हमारा बेस है कि हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं मेटल में और नॉन मेटल में। अब 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको और सारी चीज़ें बताऊं। मैंने अधातु बोला, सबसे पहले भंगुर हो जाती है और दीमक का लगना। अधातु की अगर पहचान में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले वो क्या हो जाती है, भंगुर हो जाती है। ठीक, दूसरी चीज़ उसमें चमक नहीं होती, चमक नहीं होती। इसके बाद और भी मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है धातु। अब अधातु के मैं आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूं बच्चों, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं धातु के। सबसे पहले बच्चों जितनी भी गैसें हैं, चाहे वो क्लोरीन है या सल्फर डाइऑक्साइड गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, ये सारे के सारे क्या है, हमारे अधातु हैं। अब बात आती है कि हमने अधातु के बारे में ये समझ लिया, ठीक है, धातु के बारे में हमने समझ लिया। अब मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा लेसन था वैसे तो बहुत ही ये बड़ा लेसन है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें जो 30% जो सिलेबस हटा है, कुछ ही टॉपिक्स रह गए हैं। आपका धातु क्लियर हो गया, अधातु क्लियर हो गया। अब मैं इसमें एक टॉपिक आता है जो है हमारा सक्रियता श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं कि एक ऐसी सीरीज जिसमें जो भी तत्व हैं वो अपनी क्रियाशीलता और अक्रियाशीलता, मतलब वो कितने रिएक्शनेबल हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आयरन, लोहे पे जंग लगना, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर सबसे पहले लोहे पे ही जंग क्यों लगती है? क्योंकि बेटा लोहा अधिक क्रियाशील धातु है, अधिक क्रियाशील एलिमेंट्स है, मतलब क्या वो एक तत्व है। ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। क्या सक्रियता श्रेणी के अंदर ये जो सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी, इसको बच्चे एक नाम से जानते थे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख सकते हैं हम इंग्लिश में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
जिसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो ये दो नाम से होती है बच्चों, सक्रियता श्रेणी और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें क्या है, इसमें हमने तत्वों को एक क्रम के अनुसार रखा है। कैसे, क्या मतलब, अधिक क्रियाशील से लेके कम क्रियाशील की और, मतलब अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम में हमने इनको रखा है। अगर मैं यहाँ पे आपको एज ए रिएक्शन इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो कैसे। जैसे बच्चों मैंने रिएक्शन लिखी, ये क्या है, जिंक, करेक्ट। इसको मैंने अगर सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, मतलब क्वेश्चन बनाया ये कि मैंने सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के टुकड़ों को डाला, ये क्या है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, करेक्ट। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट हैपेंड, मतलब क्या होगा कि जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के टुकड़ों को डालूंगा तो क्या होगा, ये जो जिंक है ये SO4 से रिएक्शंस कर लेगा, ZnSO4। अब ये क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि सक्रियता श्रेणी के अनुसार या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड में दानेदार जिंक को डाला तो ये जो जिंक है इसका जो स्थान है, मान के चलिए एक सीरीज है, इसमें जिंक का जो स्थान है वो हाइड्रोजन से, क्या है, वो हाइड्रोजन से ऊपर है। तो हम कह सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी में ऐसे तत्व या वो तत्व जो अपने से ऊपर हैं किसी भी धातु से या किसी भी गैस से, तो वो क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशन में से, ये हाइड्रोजन का सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन के सॉल्यूशन में से वो जो एलिमेंट्स है, जो हमने मेटल लिया है, वो क्या करेगा, इसको डिस्प्लेसमेंट कर देगा, इसको विस्थापित कर देगा। यहाँ पे यही तो हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड में से जिंक ने क्या किया, सल्फेट के साथ रिएक्शन की और हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट कर दिया, उसका जो प्लेस है उसको डिस कर दिया, मतलब उसको उस जगह से हटा दिया। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे कि यहाँ पे हम ये बताएंगे कि ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है इसका स्पष्टीकरण दो, क्या कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। दोबारा बता दे रहा हूँ एक बार कि जिंक का स्थान इस सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड में से जब जिंक के टुकड़े डाले जाएंगे तो सल्फेट जिंक से रिएक्शन कर लेगा और हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये तो था हमारा सक्रियता श्रेणी के ऊपर। अब इसमें एक टॉपिक और आता है कि संक्षारण क्या है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम लोहे की वस्तुओं को हम संक्षारण या जंग लगने से कैसे बचाते हैं। अब बच्चों संक्षारण का मतलब क्या है, जिसको हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोला मैंने, कोरोजन। आपने देखा होगा कि आपके चारों तरफ जो भी मेटल है, जो भी धातु है, मैं यहाँ पर दो धातु की बात करूँगा, एक तांबा और एक लोहा, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, आयरन का Fe और तांबे का Cu, कॉपर, करेक्ट। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि अगर इन दोनों में अगर इसको जंग लगती है तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं, इसको जंग लगती है तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं, और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, संक्षारण, कोरोजन, करेक्ट। अब इसमें जंग लगेगी तो ये भूरे रंग का होगा, गल जाएगा, और जब कॉपर में जंग लगेगी तो कैसा हो जाएगा, वो ग्रीन या हरे कलर का। आपने देखा होगा आपके घर पे कोई बड़े बुजुर्ग हैं, अगर एक गिलास में पानी पी रहे हैं तांबे के बर्तन में तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, उस पर ग्रीन कलर की लेयर आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो आयरन है इस पर ग्रीन कलर की लेयर नहीं आती, ये आपका कैसा हो जाएगा, हल्का भूरे रंग का हो जाएगा और लाल लाल सा दिखेगा आपको, ठीक, और या ब्लैक ब्लैक। अब जंग लग रही है, ठीक, इस पर जंग लगती है तो यहाँ पे क्या होता है, नमी, धूल और मिट्टी, इन सभी चीजों के साथ जब आयरन रिएक्शन करता है, कब करता है वो, वायु में खुला रहने पर। आप आज चले जाओ मार्केट में और जाके कैंची लेकर आओ, उस कैंची को अगर आप देखोगे तो वो किसी न किसी ऑयल लगा हुआ होगा उस पर, या किसी न किसी कवर में पैक होगी, या किसी न किसी थैली में पैक वो होगी। क्यों, अगर उसको वहाँ रखे रखे एयर लगती रही, उसके ऊपर डस्ट आती रही तो क्या होगा, वो जो हमारी कैंची है वो नई कैंची पे क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगी, करेक्ट। तो ये क्या है, जंग कैसे लगती है कि अगर हम किसी भी धातु को वायु में खुला रख दें थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए, तो क्या होगा, नमी, मॉइस्चराइजर, धूल, मिट्टी जब उस पर चिपकती है तो उस पर क्या लगती है, जंग लगती है, और जब जंग लगती है तो क्या होता है, उसके ऊपर क्या आता है, फेरिक ऑक्साइड की लेयर लग जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। बच्चों ये होता है मेन
जंग। कोई आपसे पूछे कि जंग लग गई, कौन सी लेयर आ गई इसके ऊपर? फेरिक ऑक्साइड की। फेरिक ऑक्साइड की इसके ऊपर बच्चों जंग लग गई। ठीक, अब ये लग गई जंग, ठीक है, लेकिन इस पे जो जंग लगती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है बच्चों? हरा, ग्रीन कलर की इस पे एक लेयर लग जाती है, करेक्ट। अब हम इसे जंग से बचाएंगे कैसे? बहुत ही ईजी है बच्चों, जंग से बचाना, जंग से बचाना, करेक्ट। मैं आपको बोलूं जंग से बचाने के लिए बच्चों आप क्या क्या करोगे? सरम पेंट करेंगे, सरम ग्रीस लगाएंगे, उस पर हम क्या करेंगे? अधिक क्रियाशील की एक लेयर लगाएंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं हमारी जंग से बचाने के लिए। अगर मैं आपको बोलूँ आपके घर पे चम्मच है, अब उसको मोड़ो, अगर वो टूट जाता है, टूटने का देखना कि उसके अंदर का कलर कैसा है। ऊपर कलर शाइन है, अंदर कलर कैसा है? क्यों बच्चों? उसके ऊपर भी एक विद इलेक्ट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पेंटिंग, मतलब कि एक तरीके से बिजली द्वारा पेंट करते हैं उस पर भी क्या करते हैं? जो अंदर मेटल है, क्या है वो? एक तरीके से एलो, मिश्र धातु, जो अंदर मेटल है उसके ऊपर हम क्या करेंगे? एल्युमिनियम की परत चढ़ाते हैं। कभी आप देख लेना, चम्मच तोड़ना है, चम्मच को सही से घिस के देख लेना, तोड़ना, उसके अंदर निकलेगा आपको हल्के ग्रे कलर का, डार्क ग्रीन कलर निकलेगा या ब्लैक कलर। क्यों? कि जैसी वो ऊपर है वैसी अंदर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो क्या है? वो प्योर मेटल नहीं है, वो क्या है? एक एलो है, वो एक मिश्र धातु है। ठीक, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि जंग से बचाने के लिए क्या करेंगे? पेंट करेंगे, उसको मिट्टी के तेल में रखेंगे, उसको वायु या धूल मिट्टी से बचा के रखेंगे, उस पर हम ग्रीस लगा के रखेंगे। ये सारी की चीज़ें क्या है हमारी? एक तरीके से इनको जंग से बचाना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। धातु बताया, अधातु बताया। अब कोई बच्चा मुझसे पूछे सर धातु तो आपने पढ़ा दिया, लेकिन धातु आती कहाँ से हैं? अब ये देखेंगे कि धातु आती कहाँ से हैं। बच्चों मैंने क्या बोला? मैंने आपको धातु बताया, अधातु बताया, इनके गुणधर्म के बारे में बताया, और किसी धातु पे जंग लग जाती है तो वो कैसे लगती है, उनको हम कैसे बचाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि धातु को हम कैसे प्राप्त करते हैं। बच्चों जो हमारी पृथ्वी है, जिसको हम बोलते हैं, उसकी लेयर है भूपर्पटी। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कोयले की खान, ठीक, आपने देखा होगा कि जैसे जहाँ पे आयरन बनता है या सरिया बनती है, जैसे मैं आपको एक जगह का नाम बताऊँ, वेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये हरिद्वार में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन का उत्पादन भी जो होके आता है भूपर्पटी से, जो अयस्क निकाले जाते हैं। अयस्क का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर वो तत्व या वो धातु है जिसको हमें प्लांट में लाने के बाद क्या करना है? प्योरीफिकेशन करना है या उसको हमें प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, बहुत सारी उसके अंदर और अदर मेटल भी होते हैं, और हर एक अलग टेम्परेचर पर, हर एक अलग मेल्टिंग पॉइंट पे हमारी जो भी मेटल्स हैं वो अलग अलग हमें सेपरेट प्राप्त हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने लिखा है धातुओं की प्राप्ति, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा खनिज। ये जो शब्द है, ये खनिज क्या होता है? दूसरे नंबर पे आएगा हमारा अयस्क। ठीक, अब बच्चों मैंने क्या बोला? मैंने आपको बोला कि मैंने पृथ्वी जो है, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी भूमि है, उसमें से मैंने क्या किया? खुदाई की। खुदाई करने के बाद खनिज प्राप्त किए। खनिज में क्या है? उसमें बेटा वो सारे के सारे मेटल्स हैं, सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, मिट्टी भी है उसके अंदर, कोयला भी है, सब कुछ है। तो वो क्या, जैसे मैं बोलूँ कि मैंने कहीं खुदाई करी, खुदाई करने का मैंने आयरन, सिल्वर, कॉपर, जिंक और आपका गोल्ड, सिल्वर, ये सारी की सारी चीज़ें प्राप्त कर ली। मैंने प्राप्त करके क्या करा? इनको खान में से उठाया, उठाने के बाद इनको क्या करा? एक कंटेनर में इनको स्टोर करा। स्टोर करने के बाद कहाँ भेज दिया? इनको प्लांट में भेज दिया। अब प्लांट में भेजने के बाद क्या होगा? ये जो है अयस्क, इसको देखेंगे ये क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे हाथ में मिट्टी है बहुत सारी, तो आप ये बोलोगे, आप पहचान नहीं पाओगे, खाली इसमें रेतों को पहचान जाओगे। कैसे? एज ए मैग्नेट का यूज़ करके। अगर मैं बोलूँ कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोडियम है या जिंक है, कॉपर है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों उनके हम अयस्क की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अयस्क की बात करेंगे। अब अयस्क का मतलब क्या होता है? अगर मैं बच्चों यहाँ पे जिंक की बात करूँ, किसकी बात करूँ? जिंक धातु की बात करूँ, तो बच्चों जिंक जो है वो दो रूपों में पाई जाती है अपने अयस्क के रूप में। एक तो जिंक सल्फाइड के रूप में पाई जाती है और एक जिंक ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि पृथ्वी से, भूमि से जो हमें अयस्क प्राप्त होते हैं बच्चों, वो सल्फाइड के रूप में प्राप्त होते हैं या ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड है।
और किस रूप में होते हैं बच्चों, कार्बोनेट के रूप में भी प्राप्त होते हैं। अब क्या है, जो हमारे अयस्क हमें ये प्राप्त हुए हैं पृथ्वी से, कुछ नहीं करना, बस प्लांट में ले जाना है और उनको प्योरीफाई करना है। कैसे, फर्नेंसेस, भट्टियों के द्वारा, बात है भट्टी, मफल भट्टी, परावर्तनी भट्टी, इनसे हम इनको अलग अलग कर लेते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। और मैं बता दूं, ये जो फर्नेंसेस जो मैंने अभी नाम बोला भट्टियों का, ये सिलेबस से कट हो गया है, वो आपको पता है 30% सिलेबस में से। तो मैं क्या बता रहा था, सल्फाइड, अयस्क और कार्बोनेट। तो मैंने क्या किया बच्चों, ये जो जिंक हमारी धातु है, ठीक, ये अपने कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होती है और सल्फेट के रूप में प्राप्त होती है। अगर मैं आपको बोलूं अब मुझे क्या करना है, इस धातु को बाय प्रोसेस, कौन से प्रोसेस के, बाय फर्नेंसेस, क्या मतलब उनको हम क्या करना है, उनको पिघलाना है, पिघलाने के बाद उनको धातुमल बनाना है, उनको पिघला हुआ मेटल बनाना है और उनसे क्या करना है, एज अलग अलग टेम्परेचर पर इन धातुओं को प्राप्त कर लेना है। देखते हैं बच्चों, अगर मैं बोलूँ मेरे पास धातु सल्फाइड के रूप में है, जिंक सल्फाइड, ये क्या है, ये जिंक का क्या है, एक अयस्क है, जिंक का अयस्क है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक रिएक्शन कराऊंगा बच्चों, क्या करूँगा, इसको मैं जलाऊंगा। और कोई भी चीज़ केमिस्ट्री में कब डलती है, जब उसके साथ ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन से मैंने रिएक्शन कराई बच्चों, करेक्ट। अब रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, ये आप देख लीजिएगा, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, SO2 और प्लस Zn। तो हमें क्या प्राप्त हो गया बच्चों, जिंक प्राप्त हो गई। ये जो धातु है जिंक, ये अभी 70 से 80% प्योर है। इसके अंदर जो 20% 10% क्या है, इम्प्योरिटी है, उनको हम कैसे दूर करेंगे, उसको हम बोलते हैं बच्चे एक तरीके से धातुओं का परिष्करण। मतलब विद इलेक्ट्रोकेमिकल के थ्रू हम इसको क्या करते हैं और प्योरीफाई करते हैं, तब जाके हमें ये 98 पॉइंट से लेकर 99.5% प्योर मेटल्स हमें प्राप्त होती हैं। क्या मतलब बच्चों, जो बर्तन हमारे घर में यूज़ हो रहे हैं एल्युमिनियम के, और वो एल्युमिनियम जो एरोप्लेन में यूज़ हो रहा है, क्या उनके अंदर जो परसेंटेज है मेटल की वो सेम है, नहीं, सेम नहीं है, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे जो एल्युमिनियम यूज़ होता है उसमें बच्चों एल्युमिनियम 60 से 70% होता है, और जो एरोप्लेन में यूज़ होता है बच्चों उसमें 90 से 80 से 90% के बीच में जो एल्युमिनियम है वो यूज़ होता है। तो मैंने क्या बताया, अगर कोई भी अगर मेटल अगर सल्फाइड अयस्क के रूप में है तो उसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारी ये आ गई और जिंक हमारा ये आ गया। अब मैं बताऊंगा, अगर वो ऑक्साइड के रूप में है, तो कोई भी मेटल हमारी कैसी है, ऑक्साइड के रूप में है, तब हम क्या करेंगे। देखो बच्चों, अगर ये जिंक ऑक्साइड क्या है, ये अयस्क है, किसका, जिंक का, इसको अगर मैं अलग करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, कार्बन से रिएक्शन कराऊंगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, अपचयन। क्या करा दिया मैंने, जिंक ऑक्साइड का अपचयन करा दिया। तो बच्चों ये जो है ये आपस में रिएक्शन करेंगे, CO, क्या ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो बाय चिमनी के बाहर निकल जाएगी प्लांट में से, फिर क्या बचा, जिंक, फिर से हमारे पास हमारी मेटल प्राप्त हो गई। अगर कोई भी मेटल अगर कार्बोनेट के रूप में अगर हमें प्राप्त हुई है, ऐसा नहीं है कि हमने खुदाई करी, खुदाई करने के बाद पहले बच्चों में खनिज मिलते हैं, फिर अयस्क मिलते हैं, अयस्क में से हम धातुओं को प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे जिंक कार्बोनेट, ये कार्बोनेट के रूप में, ठीक, इसको मैंने गलाया, जैसे मोम को पिघलाते हैं, Zn। अब क्या होगा, ये जो जिंक कार्बोनेट है, ये जो Zn है, ये बच्चों इसके रूप में आएगी, जिंक ऑक्साइड के रूप में, जिंक ऑक्साइड के रूप में आएगी। ऑक्सीजन 3 थे, एक यहाँ आ गया, कितने बचे, 2, तो क्या बचा, मैं नीचे लिख देता हूँ, CO2, जिंक ऑक्साइड बनेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये धुआं है, चिमनी से बाहर निकल जाएगा, ये इसका फर्स्ट स्टेप। अब इसको उठाऊंगा मैं, सेकंड स्टेप में जिंक ऑक्साइड, इसकी कार्बन से रिएक्शन करा के CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर चिमनी से, और जिंक हमारा ये आ गया। तो अब मैं आपको बता दूं, अगर बच्चों कोई भी धातु हमें अयस्क से प्राप्त करनी है, अगर वो अयस्क कार्बोनेट के रूप में है तो वो धातु 2 स्टेप में प्राप्त होगी। अगर वो डायरेक्टली कार्बन ऑक्साइड के रूप में है तो एक बार में ही हमारी धातु प्राप्त हो जाएगी। अगर सल्फाइड के रूप में है तब भी एक ही स्टेप में वो हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कार्बोनेट में आप ध्यान रखना, ये जो मैंने लिखा है जिंक कार्बोनेट,
कार्बोनेट। कार्बोनेट में क्या होता है, पहले कार्बन से रिएक्शन पहले उसको सिंपल उसको हम जलाते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पिघलाने के बाद वो जिंक ऑक्साइड बनता है। फिर इस जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन से रिएक्शन करा के कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग और जिंक हमारी अलग। अब बाद में रह जाता है कि इन धातुओं को और हमें प्योरीफाई करना। प्योरीफाई करने का मतलब क्या, अभी जो हमें ये प्राप्त हुई है 70 से 80% प्राप्त हुई हैं, इनके अंदर 10% 20% क्या है, इम्प्योरिटी। उसको हम कैसे दूर करते हैं अभी मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ बच्चों। उसके लिए हमारा जो प्रोसेस है उसका नाम है धातुओं का परिष्करण, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये होता है कि बाय करंट उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करके, जिसको हम बोलते हैं धातुओं का परिष्करण। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा बच्चों मैंने क्या किया। एक चैम्बर बनाया, ठीक, उसमें मैंने क्या किया, एक बैटरी लगाई, ठीक, उस बैटरी में, ठीक, और मैं बोलूँ यहाँ पर मुझे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसके अंदर है, करेक्ट। और यहाँ पे जो मैंने लटकाई है बच्चों कॉपर की, मान चलो एक चम्मच है मेरे पास कॉपर की, करेक्ट, ठीक। ये क्या है, इसके ऊपर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग लेयर लगानी है। ये मान के चलिए 80% है या 95% है, और जिसमें भी क्या है 5% इम्प्योरिटी है। अब इधर क्या करा है मैंने, इधर बच्चों बिल्कुल ही प्योर स्लाइड लटकाई है, किसकी बच्चों, कॉपर की ही लटकाऊंगा। अब इसमें से क्या होगा, जब मैं इसमें धारा प्रवाहित करूंगा तो क्या होगा, ये भी कॉपर सल्फेट का है, ये भी कॉपर सल्फेट की, लेकिन इसके अंदर 5% अभी अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटी हैं। उनको दूर करने के लिए जैसे ही धारा प्रवाहित होगी बच्चों इसके अंदर इधर से, तो ये हल्के हल्के कितनी हटनी है इधर से, प्योर वाले पे से ओनली 5%, और इधर से 5% जो अशुद्धि है वो क्या होगी, वो माइनस होगी। इसको हम प्लस में लिख के दिखा सकते हैं। अब वो क्या होगी, वो नीचे इकट्ठी हो जाएगी, जो इम्प्योरिटी जो है, जो कहाँ से हटी है बच्चों, इसके ऊपर से इम्प्योरिटी हटी जो इसमें घुल गई, और यहाँ से जो प्योर धातु जो 5% इससे हटेगी और इस पर एक लेयर बना देगी। और इन लेयर्स को देखने के लिए प्लांट के अंदर बच्चों ये सारी की सारा जो प्रोसेस है कंप्यूटराइज होता है। वो पहले से ही उसमें पता होता है उनको कि हमारे पास जो चम्मच है, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स है, वो कितना इम्प्योर है, कितनी इम्प्योरिटी उस पर हटेगी और कितनी प्योरिटी उसके ऊपर जाके कवर्ड हो जाएगी। तो ये होता है हमारा धातुओं का परिष्करण। तो बच्चों आज जो मैंने आपको क्लास में बताया, मेटल नॉन मेटल की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर मेटल्स जो होती हैं उनको अगर कोरोजन हो जाए, उनको जंग लग जाए तो जंग कैसे लगती है, कौन सी लेयर होती है, फेरिक ऑक्साइड लेयर होती है, जंग से बचाते कैसे हैं, पेंट करके, ग्रीस करके, तेल लगाकर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो धातु हैं उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम खनिज के रूप में प्राप्त करते हैं, फिर अयस्क के रूप में प्राप्त करते हैं। और इसका एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि एल्युमिनियम में कॉपर के अयस्क बताइए, ये हम आपको PDF में देंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हमें धातु प्राप्त होती हैं उनको हम 99% कैसे शुद्ध प्राप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। अब ये जो हमारा लेसन था आज ये हमारा फिनिश हुआ। अब जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा वो आपको नेक्स्ट वीक में बताएंगे। तो थैंक यू सो मच, सी यू लेटर, बाय।